इंडियन हिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। देखिए आप, सबसे सुंदर सा तरीका क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में कर लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट करने का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप किसी भी चीज़ का स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी चीज़, आपके हाथ में एक पेन है, आपको दुनिया का कोई भी नॉलेज नहीं है, आपके हाथ में एक पेन दे दिए, हम पूछते हैं आपको कि पेन किस चीज़ से बना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, नहीं खुलेगा तो तोड़ेंगे, तोड़कर पता करेंगे कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। सिंपल सा यही तरीका होता है। साइंटिस्ट लोग भी वैसे ही करते हैं। एटम को तोड़ते गए, तोड़ ही तो रहे हैं भाई, तोड़कर कोई पता चला ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, बोसोन है, न्यूक्लियस होता है, बीच में पॉजिटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स, ऐसे करके सारी चीज़ तो तोड़ के ही पता चला ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ने से पहले उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कैसा ब्रेक डाउन, कि एंशियंट हिस्ट्री, जो बहुत पहले की घटना है उसको बोलेंगे एंशियंट, प्राचीन। उसके बाद आता है मिडाइवल, जो बीच में घटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो आधुनिक इतिहास है इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया का नाम के बारे में देखिए, नोमेनक्लेचर, इंडिया नाम कहाँ से आया। तो इंडिया का नाम, सबसे पुराना नाम क्या था, भारतवर्ष, ठीक है, ऐसे आता है। देखिए, तो कुछ और कंट्री है उस, वो इंडिया को, जैसे देखिए, पहले इंडिया प्रॉपर यूनाइट नहीं था, यूनाइट था अशोका के समय में, बट उसके बाद ये छोटे छोटे प्रोविंस में टूट गया था, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में रहने वाले, यहाँ से लेके इधर, ये पूरे में रहने वाले लोग को इंडिया बोला जाता था, इंडस। अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग इसको नाम देते थे, इस पूरे भूखंड को। जैसे क्या क्या नाम है भारत का, तो सबसे पहला नाम आपको मिलता है, देखिए सबसे पहला आपको नाम मिलेगा इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक नाम मिलता है भारत। हिंदुस्तान भी अपने ही कंट्री को बोलते हैं हम लोग, आर्यावर्त भी बोलते हैं, और जम्बू द्वीप बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अदर कंट्री वाले लोग हमारे नाम को क्या बोलते हैं, जैसे ग्रीक लोग हम लोग को बोलते हैं इंडिका, ठीक है। इंडिका जो नाम है वो ग्रीक नेम है, हिंदी पारसी नेम है, सिंधु वैदिक नेम है, ठीक है। होंडू, ये बाइबिल वाले हिब्रू नेम है ये, ठीक है। मेलूहा, ये मेलूहा नाम इम्पोर्टेंट है, मेसोपोटामिया का नाम है, लोग इसको बोलते हैं। तो आपको ये वाला नाम याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, एक ये नेम आपको याद रखना होगा, ठीक है। आर्यावर्त का क्या मतलब होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो मैं जो जो पॉइंट पर स्टार लगा रहा हूँ उसको आप विशेष कर ध्यान रखिएगा। जम्बू द्वीप पे एंशियंट संस्कृत नेम है। अब पूजा पाठ करते होंगे तो आपको नाम मिलता होगा जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्त, ऐसे करके बोलते हैं ना। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप पूरे को बोलते हैं, इस पूरे रीजन को बोलते हैं जम्बू द्वीप, ये पूरा रीजन कहलाता था जम्बू द्वीप, ठीक है। उसके अंदर जम्बू द्वीप है, भारत खंड है, भारत का खंड है, आर्यावर्त है, आर्यावर्त यहाँ तक के लोग रहते थे, यहाँ पे रहने वाले लोग आर्यावर्त हुए, ठीक है, ऐसे करके बोलते थे, ठीक है। भारत खंड है, भारत खंड, तो भारत खंड अकॉर्डिंग टू पुराण, पुराण के अनुसार हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे लिखे भी हैं कि बोथ यूज इन मंत्र, मंत्र बोलते हैं ना, पंडित जी पूजा करवाएंगे अब घर में, तो पंडित जी जो होंगे वो मंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें बोलेंगे भारत खंडे आर्यावर्त, पूजा पाठ के समय यूज होता है ये सब चीज़, ठीक है। आर्यावर्त का क्या मतलब होता है, आर्यावर्त का मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस, आर्यों का जगह, आर्यों का जो भूमि है उसको बोलते हैं आर्यावर्त, जहाँ आर्य लोग रहते थे उसको बोलते हैं आर्यावर्त, ठीक है। ये एक चाइनीज नेम है ना, चाइना जापान वाले लोग बोलते थे तिनजुकू, ठीक है। आगे, ये तो पढ़ लिए हम लोग, आगे देखते हैं। जैसे देखिए, हाँ,
रिसोर्स फॉर स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया। हम लोग एंशिएंट इंडिया को जो पढ़ रहे हैं, उस एंशिएंट इंडिया को पढ़ने का मेरा रिसोर्स क्या है, कहाँ से हमको ये सब चीज़ पढ़ने को मिला, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमको मिला, कहाँ कहाँ से मिला है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखो, कुछ तो विदेशी लोग आए, उन्होंने बुक लिखा, वो अपनी जगह चले गए बुक लेकर के, है ना, अपने घर गए, घूमने आते हैं ना लोग, तो अपना डायरी लिखते हैं ना, तो उस तरीके से हम लोग को मिला। कुछ विदेशी विवरण से हमको पता चलता है। कुछ हम लोग जैसे खुदाई के माध्यम से पता चला हमको कि यहाँ पर एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, हड़प्पा में हुआ था सबसे पहले, तो उसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स से हमको पता चलता है। ठीक है, कौन सा बुक्स, तो देखिए सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद वेदा है। तो कितने वेद हैं हमारे पास, बेसिकली 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए ऋग वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये आपको बुक का यहाँ पे लिखना होगा। देखिए, जो वेद को लिखा है, तो देखो बात आता है ना हिस्ट्री में कि इतना सारा वेद लिखा किसने, तो बहुत कन्फ्यूजन है। बट कुछ लोगों का मत ये भी है, कहीं कहीं से मैंने पढ़ा है कि कुछ लोगों का मत ये भी है कि वेद किसी एक पर्सन ने नहीं लिखा। वेद एक कंटिन्यूसली ग्रोइंग प्रोसेस है, लिविंग कल्चर है वो, कि कैसे जीवन जिया जाता है, उस तरीके से कल्चरली लिखा गया चीज़ है, समय समय पर अपडेट किया गया है इसको। लेकिन इसको संकलन करता, जो इसको कंपाइलेशन किए हैं पूरे पूरे वेद को, वो कहा जाता है, वो उसका क्रेडिट दिया जाता है वेद व्यास को। अब वेद व्यास का पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। आप एक बार में क्लियर कर लेंगे इसको, उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वेद व्यास आप याद रखिए, वेद व्यास काफ़ी है ना, वेद व्यास याद रखिए। ठीक है, उसके बाद पुराण आया, पुराण को पढ़ के हमको पता चला कि एंशिएंट इंडिया कैसा था। वेदांग से पता चलता है, उपनिषद से पता चलता है, मनुस्मृति स्मृति ग्रंथ थे जिसमें एक नाम आपको बताया मनुस्मृति, वो से धर्म सूत्र से पता चलता है, अरण्यक से पता चलता है, जैन साहित्य से पता चलता है, बौद्ध साहित्य से पता चलता है। जैन और बौद्ध साहित्य जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है डेट वाइज। ठीक है, बहुत सारा आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जैन साहित्य से हमको मिलता है। और देखिए हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स में कौन कौन से हैं, जैसे अर्थशास्त्र से पता चलता है बहुत सारा चीज़। अर्थशास्त्र जो लिखे थे कौन, कौटिल्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, कौटिल्य जिसको बोलते हैं वो चाणक्य, उन्हीं को बोलते हैं ना, कौटिल्य को बोलते हैं चाणक्य। रजतरंगिनी से मिलता है, रजतरंगिनी के लिए राइटर कौन है, कल्हन चचनामा। चचनामा एक बुक है, उसके राइटर कौन है, अली अहमद, ये फॉरेनर राइटर है। ठीक है, तो फॉरेनर अभी बताया ना, फॉरेनर लोग आते थे तब बुक लिखते थे या डायरी लिखते थे, आज भी लिखते हैं लोग, घूमने जाते हैं तो डायरी लिखते हैं, मैं यहाँ गया, ये चीज़ देखा, वो चीज़ देखा। या फिर आजकल तो राइटिंग लिखने का नहीं, ब्लॉगिंग का हो गया है, तो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अपडेट हुआ है थोड़ा। अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, महाभाष्य पतंजलि का, ये सब चीज़ याद रखने का है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे चलते हैं, इसके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग वेदाज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद क्या है बेसिकली, ऋग्वेद है बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। ठीक है, जो ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ मतलब छोटा छोटा, जैसे हम आज कुछ बोले, एक साधु मुनि आए, उनको लगा कि इस तरीके से ये चीज़ करना सही है, उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस को ज्ञान के रूप में लोगों को पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, उनके बच्चे फिर ग्रो हुए, नॉलेज सीखे, थोड़ा सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, उसके बाद फिर उन्होंने अपने तरीके से किसी भी चीज़ को समझाया, एक्सप्लेन किया सब चीज़, उस समय जो प्रॉब्लम हो रहा होगा उस प्रॉब्लम का निदान बताया। ठीक है,
ये उसमें राइटिंग प्रोसेस नहीं था, तो लोग एक दूसरे को सुन करके काम चलाते थे, है ना, ओरली। ठीक है, ओरली क्लास चला करता था उस समय। तो इस चीज़ को सिस्टमेटिक नॉलेज जो गेन किया गया है ना, कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब पार्ट। ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, 1028 सूक्त है। ठीक है, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, जिसमें से ये सारे जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट ये हैं, ये सारे पॉइंट काम के हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। कोई भी बात फालतू नहीं लिखा हुआ है। तो सारा बात आप याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए और अच्छे से इसको ध्यान रखिए क्या क्या बात लिखा गया है। देखिए ये 10,462 ऋचाएँ में से इंद्र जो गॉड हैं उनको समर्पित है 250 ऋचाएँ। अग्नि, आग आग भी एक देवता हुआ करती थी, अभी भी मानते हैं हम लोग कि आग एक देवी है, अग्नि देवी। उसमें 200 ऋचाएँ हैं अग्नि को समर्पित, इंद्र को समर्पित है 250। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र को कितनी ऋचाएँ समर्पित है, तो ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ समर्पित है। ऋग्वेद में अग्नि देवी को कितनी ऋचाएँ समर्पित है, अग्नि देवी को कितनी ऋचाएँ समर्पित है, तो 200 ऋचाएँ समर्पित है। ठीक है, अभी हमने सीखा कि इसमें 10 मंडल थे। ठीक है, 10 मंडल थे, तो उसमें 10 के 10 मंडल हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि वेद का स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग वेद में से जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम हमारे जिस एग्ज़ाम को हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बस उस पर फोकस करते हैं। 10 मंडल था तो हमको 10 मंडल नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित है कौन सा, तीसरा मंडल। ठीक है, तीसरा मंडल में ही आता है गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है। ये सावित्री सूर्य को ही बोलते हैं, जो सूर्य का सबसे चमकीला रूप होता है ना, सूर्य का सबसे चमकीला, जिस समय आप आँख भी उस सूर्य के ऊपर नहीं दिखा सकते, है ना, चमका देख नहीं सकते, इतना चमकीला, उस सूर्य का वो रूप सावित्री कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 8वां मंडल, तीसरा मंडल हो गया, तीसरा मंडल गायत्री को समर्पित है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। हस्तलिखित, हाथ से लिखे गए ऋचाओं का वर्णन मिलता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं। ठीक है, 9वां मंडल किसको बोलते, 9वां मंडल किनको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता क्या करते हैं, सोमरस या सोमरस समझते हैं, सोमरस है ना, सोमरस एक प्रकार का शराब है शायद, या फिर मादक पदार्थ है, पेय पदार्थ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या है। सोमरस के क्वेश्चन आता है कि सोमरस कहाँ, कौन सा मंडल में है ऋग्वेद के, तो आपको 9वां मंडल टिक आउट करना है। 10वां मंडल में क्या है, 10वां मंडल में हम लोग 4 वर्ण के बारे में बात करते हैं। 4 वर्ण सोसाइटी है ना, 4 वर्ण कौन कौन से थे, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये उस समय भी हुआ करता था, ये कास्टिज्म ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए ब्राह्मण वो जो पूजा पाठ करेगा, ठीक है, क्षत्रिय वो जो देश की रक्षा करेगा, ठीक है, वैश्य वो जो बिजनेस करेगा, खाना उपजाएगा, व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, है ना, वो वैश्य। शूद्र वो जो सबकी सेवा करेगा। ठीक है, तो टॉप है ये ब्राह्मण। ठीक है, इन सबको एक धर्म सूत्र था। धर्म सूत्र क्या करता था कि इसके बारे में बताएगा क्या, जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया था उसको बोलते हैं धर्म सूत्र।
तो वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण था उनके कर्तव्यों का वर्णन करने के लिए कौन सा बुक था? धर्मसूत्र। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है आपसे। नोट, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखिए पूछता है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद का बाद कौन सा ग्रंथ आता है? तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद गाए जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है जिसको गीत के रूप में गाया जा सकता है, सॉन्ग्स, है ना, यू कैन रीड एज अ सॉन्ग। किसको? सामवेद को। सामवेद को क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का पिता बोलते हैं, है ना, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक किसको बोलते हैं? सामवेद को बोलते हैं, है ना। 1810 मंत्र हैं इसमें, 1549 श्लोक हैं। इसी को और क्या क्या बोलते हैं? जो देखिए, इसको बोलते हैं संगीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीता का युग, कॉपी पेस्ट ऑफ ऋग्वेदा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गीता का युग किसको बोलते हैं? सामवेद को। संगीत का पुस्तक सामवेद को। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सा से संगीत, सा से सामवेद। अब मंत्र पढ़ते हैं तो लगता है कि गीत ही गा रहे हैं, तो जो गीत के जैसा गाया जाता है उस वही है मंत्रों का वेद। गीता तो आपको याद रहेगा, गीता का योग संगीत जैसा, है ना। कॉपी पेस्ट ऑफ ऋग्वेदा, तो कॉपी पेस्ट ऑफ ऋग्वेदा कहाँ? कॉपी पेस्ट हम लोग क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का कॉपी पेस्ट किसको बोलते हैं? सामवेद को। कॉपी पेस्ट क्या करते हैं? जब आपको कहते हैं कि लिरिक्स बताओ जी गाना का, तो क्या करते हैं? गूगल से गाना का थोड़ा सा नाम लिखते हैं, पूरा लिरिक्स आता है, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। क्या ऐसे ही तो करते हैं लोग। यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में विशेष करके क्या है ना, इसमें गद्य और पद्य दोनों में है, मतलब इसको गाया भी जा सकता है, गद्य है या पद्य, हिंदी में पढ़ते होंगे गद्य पद्य, वही वाला गद्य और पद्य है, दोनों के रूप में। ये इसमें से बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, गद्य और पद्य के रूप में, गद्य और पद्य के रूप में पढ़े जाने वाला कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। ठीक है, वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन, वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन किस में है? यजुर्वेद में है। अथर्ववेद का बात करें तो सबसे लास्ट वेद है। ठीक है, ऑथर इसके कौन है? अथर्व ऋषि इसके ऑथर हैं, माने लेखक। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है हम लोग को अथर्ववेद से? देखिए अथर्ववेद सबसे सबसे लेटेस्ट वेद है। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह शादी, कौन सा गंधर्व विवाह है, क्या है ना, किडनैप करके ब्याह हुआ, पकड़ा हुआ ब्याह हुआ, क्या क्या होता है वो सब चीज़। ठीक है, विश्वास और अंधविश्वास, जादू टोना, टोटका, तंत्र मंत्र, ये सब। सभा समिति, सभा समिति को क्या बोलते हैं? टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, प्रजापति के दो पुत्री कौन है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभा और समिति। कन्याओं के जन्म की निंदा किया गया है किसमें? अथर्ववेद में। कन्याओं के जन्म का निंदा किया गया किसमें? अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म का निंदा किया गया। ठीक है, देखिए तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, और भी बहुत सारा चीज़ है उसको हम क्लियर कर लेते हैं ऊपर से। देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग। वैदिक संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति 1500 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड को बोलते हैं। देखो बीसी क्या होता है पहले उसको 1 मिनट के लिए हम आपको समझा देते हैं। हाँ, यहाँ पे समझा देते हैं आपको बीसी। बीसी बीसी बिफोर क्राइस्ट। ये बिफोर क्राइस्ट क्या चीज़ है? 1 मिनट के अंदर आप सबको समझ में चाहिए। जैसे देखो ये टाइम लाइन है, ठीक है। आदमी पहले भी था, ठीक है, आदमी आज भी है। पहले आदमी छोटा नहीं था, हम बता रहे हैं कि ग्रो हुआ ये, ठीक है। पहले भी बोलता था आज हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 6 साल हुआ, सब जगह नाप रहे थे, लेकिन कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो नहीं कर रहा था। दुनिया के अधिकतर साम्राज्य या फिर किंगडम अपने अनुसार दिन को नाप रहे थे। कोई दिन को चंद्रमा से देख के नाप रहा था, कोई तारा देख के नाप रहा था,
जब राजा का मन किया चेंज कर दिया कि आज से पहला दिन। उसके बाद कोई उसको हरा के आया, उसका नया कैलेंडर चलेगा, आज है दुनिया का पहला दिन, आज हुआ। ऐसा चल रहा था। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि देखो जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डे 1। ठीक है। उसके बाद से जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 1 साल तो एक फर्स्ट ईयर, उसके बाद टाइम बीता 2 साल तो सेकेंड ईयर। वैसे करते 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 अभी कितना बीत रहा है, अभी हम लोग का चल रहा है 2025 ईयर। मतलब आज से 2025 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है। तो हम लोग को इसके लिए तो हम लोग BC नहीं लिखते, इसको लिए तो हम लोग AD 1995 AD, ऐसा 1997 AD, ऐसा AD 2024, ऐसा 2020, ऐसा ऐसा लिखते हैं। लेकिन इससे पहले बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो पीरियड है उसको BC लिखते हैं। बहुत सारा किंगडम था, ऐसा थोड़ी है कि जीसस का जन्म जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन दुनिया प्रकाशमय हुआ, उससे पहले अंधेरा था, ऐसा तो है नहीं। उससे पहले भी लोग थे, उससे पहले भी लोग दिन रात काउंट करते थे। तो उससे पहले जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, कल्चर डेवलप हुआ, उसको नापने के लिए है, तो उसमें हम लोग लगाते हैं BC। जैसे डे 1, इससे एक दिन पहले क्या होगा, तो 01 BC, मैंने एक दिन पहले, 1 साल पहले क्या लिखेंगे, तो 1 ईयर BC। वैसे ही 500 BC लिखने का क्या मतलब हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले के बात है ये सब। ठीक है। सेम चीज़ इस सिविलाइज जिसको हम लोग कह रहे हैं वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड कब से कब तक था, 1500 BC टू 600 BC। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पहले से लेकर के 600 वर्ष पहले तक, मैंने ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ, इससे 1500 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले से 600 वर्ष पहले की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक पीरियड में। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ अभी नहीं पढ़ रहे हैं, महाजनपद आया, क्या आया, बहुत सारा चीज़ें हुआ, पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग अभी इसके बारे में देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। एक डिवाइड करते हैं, देखो अब ध्यान से, हम आई होप आपको समझ में आ गया होगा BC का क्या कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। देखिए ये BC हम लोग पढ़ते थे 1500 से 1000 BC का, तो 1500 से 1000 BC को बोलते हैं वैदिक काल। ठीक है। वैदिक पीरियड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैदिक पीरियड। ठीक है। उसके बाद को बोलते हैं उत्तर वैदिक पीरियड, तो इसको बोल सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक का है, 1000 BC से 600 BC तक के पीरियड को बोलते हैं, 1000 BC से 600 BC के पीरियड को बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये जो वैदिक सोसाइटी है, वैदिक संस्कृति है, जिस समय उस समय मतलब किस समय 1500 से 600 वर्ष पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1500 से 600 वर्ष पहले के पीरियड में जो इस सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सिविलाइजेशन जिसका स्टडी कर रहे हैं, वो लोग का समाज कैसा था, तो वो लोग का समाज पितृसत्तात्मक था, यानी उसमें पिता जो है वो सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था, है ना। अभी भी हम लोग पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, है ना।
वेद के बारे में कहा जाता है कि ये मानव इतिहास की पहली रचना है, इससे पहले मानव ने कोई भी रचना नहीं किया, ऐसे बोला जाता है। दूसरा, इस समय जो राजा हुआ करता था, इस समय भी राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करता था। जो भी गांव का श्रेष्ठ होता, उस सोसाइटी का जो भी सर्वश्रेष्ठ होता, वो अपने आप को राजा बोलता था। राजा के इक्विवेलेंट पोस्ट था, राजा नहीं बोलता था। उस समय जो जिसको हम आज राजा समझते हैं, उस समय उसका नाम था बलिहर। ठीक है, देखिए ये जो जो हम अभी पढ़े कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये इसी पीरियड इसी तरीके से लिखा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसके चारों का जो संकलन है, चारों को जो एक तरीके से बोलते हैं कि वेद। तो वेद में जब चारों बोल देते हैं ना, कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जब हम संहिता बोलते हैं, संहिता, तो इसका मतलब होता है कि हम पूरे चारों वेद के बारे में बात कर रहे हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों के बारे में। वेद त्रय किसके समूह को बोला जाता है? इस तीन के समूह को वेद त्रय बोला जाता है। किसको? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के समूह को बोला जाता है वेद त्रय। ठीक, आगे चलते हम लोग। आर्य, ऋग्वेद में 1028 बार आया है। 1028 मंत्र है ऋग्वेद में, 1028 मंत्र है। 10 मंडल है, अभी पढ़े थे हम लोग। देखो 10 मंडल जो है ना, उसमें से 2 से 7 मंडल जो है ना, मतलब मंडल नंबर 2 2, मंडल नंबर 7, ऐसे ध्यान से। मंडल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मंडल नंबर 2 से लेके 7 तक ये जो है ना, ये क्या है? ये है ओल्ड, पुराना। ठीक है, पहला मंडल नया है और ये तीनों मंडल नया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ओल्ड नंबर 2 to 7 इज ओल्डेस्ट, पुराना है, एंड 1 8 9 एंड 10 इज न्यू। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिख दिए हैं, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सारा यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए कि तीसरा मंडल किससे संबंधित है? तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है। इसकी रचना किसने की है? तीसरा मंडल की गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है। चौथा मंडल किससे समर्पित संबंधित है? चौथा मंडल संबंधित है कृषि से, एग्रीकल्चर से। उसके बाद 5वां इंपॉर्टेंट नहीं है, 6th इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट किस लिए? 7 नंबर में हम लोग को मिलता है दशराध, युद्ध और शिक्षा के बारे में जानकारी। ठीक है, दशराध, युद्ध और शिक्षा के बारे में जानकारी मिलता है 7 मंडल से। इस सब के देवता कौन है? वरुण। अभी देवता के बारे में बात करते हैं, तब इसके बारे में बात करते हैं। 9th नंबर में आता है हम लोग को सोम। सोम क्या है? एक प्रकार का पेय पदार्थ के देवता है। सोमरस के देवता पेय पदार्थ। सोमरस क्या है? पेय पदार्थ। सोमरस के देवता सोम। 10वां वर्ण व्यवस्था है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे पहला जो बात मिलता है ना, कि किस ग्रंथ में ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहली बार बात किया गया, तो वो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन सा मंडल में? 10वां मंडल में। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिलता है, उसमें ब्रह्मांड के बारे में सोचा लोगों ने। ठीक है, अभी मेन गॉड के बारे में बात करते हैं। उस समय किस किस भगवान की पूजा करते थे लोग? तो उस समय पूजा करते थे, देखिए मेन गॉड कौन थे? मेन गॉड थे इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद में इनके लिए 250 सूक्त थे, अभी पढ़े थे हम लोग, है ना। इंद्र किस चीज़ के देवता हैं? तो इंद्र देवता है वर्षा के और वार, युद्ध के देवता हैं ये, है ना। वज्रधारी, है ना, वज्र लेख रखते हैं अपने साथ। पुरंदर इनको बोलते हैं, इनका ही नया एक नाम है पुरंदर। ठीक है, सेकंड मेन देवता कौन है? तो सेकंड मेन देवता है अग्नि। इनके लिए 200 सूक्त समर्पित है।
मानव और देवों के बीच के मध्यस्थता करते हैं, मतलब मानव और देव के बीच पुल का काम करते हैं, कड़ी। हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो सब अग्नि के माध्यम से किनके पास पहुंचेगा? देवी देवताओं के पास। देखते हैं, इसीलिए कोई चीज़ पूजा पाठ होता है तो हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज़ को पूजा करने से पहले सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, ठीक है। अग्नि देवता को सबसे पहले लाते हैं बीच में। क्यों लाते हैं? क्योंकि अग्नि देवता ही बीच के मध्यस्थता का काम करेंगे। जो मेरा बात है, जो हम चाहते हैं, भगवान से पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं अपने कष्ट निवारण के लिए, वो देवी देवताओं के पास किस माध्यम से पहुंचेगा? अग्नि के माध्यम से, है ना। इसलिए हम लोग सबसे पहले अग्नि की पूजा करते हैं। आगे देखिए, थर्ड मेन गॉड कौन है? तो थर्ड मेन गॉड हुए वरुण, ठीक है। इनका ऋग्वेद में कितना बार नाम आया है? तो 30 बार इनका नाम आया है। ये किस चीज़ के देवता हैं? तो ये पानी के देवता है और नेचुरल बैलेंसिंग, डिजास्टर के भी देवता है। नेचुरल बैलेंसिंग का मतलब हुआ कि कुछ ज़्यादा चीज़ हो गया तो उसको बैलेंस करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कभी प्रकोप आ जाएगा, कभी अच्छा चीज़ होगा, कभी खराब चीज़ होगा। तो नेचुरल बैलेंसिंग का मतलब हुआ कि जैसे किसी वर्ष हुआ कि मेढक बहुत सारे आ गए, अब उनको मारना है तो कुछ ऐसा बीमारी आएगा कि मरेंगे। वरुण का पुराना वरुण का एक और नाम क्या है? तो ऋतस्य गोपा वरुण का ही नाम है, ठीक है। उस समय के लोगों में ऑक्यूपेशन क्या क्या था? तो ऑक्यूपेशन समझते हैं। उन लोग के समय जो ऋग्वैदिक पीरियड में, हम लोग वैदिक पीरियड को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड में मेन ऑक्यूपेशन क्या था? मेन पेशा क्या था? ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा। मेन ऑक्यूपेशन क्या था? पशुपालन। उसमें लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। दूसरा सेकेंडरी क्या था? सेकेंडरी था कृषि पालन, ठीक है। कृषि पालन नहीं, सॉरी, कृषि करना, खेती करना। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? देखो, वैदिक पीरियड कितना से हुआ? 1500 से 1000 वैदिक पीरियड। उसके बाद लोग ग्रो अप हुए, शिक्षित हुए, उनको साधन मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया? मेन पेशा जो पशुपालन था वो मेन पेशा हो गया क्या? कृषि। और सेकेंडरी पेशा जो कृषि था वो सेकेंडरी पेशा हो गया ट्रेड। समझ में आ रहा है कि आदमी डेवलप कर रहा है, ठीक है। अभी आपका जॉब लग रहा है, जैसे ही जॉब लग जाएगा फिर आप सोचेंगे कि अरे यार जॉब में कम पैसा है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में ज़्यादा पैसा है, ऐसा सोचें। तो पहले लोग पशुपालन करते थे, कृषि किए तो उनको लगा अरे यार पशुपालन में कम पैसा है, अच्छा नहीं है, इसलिए व्यापार करते हैं। ट्रेड हो गया उनका सेकेंडरी। फर्स्ट हो गया कृषि, मेन हो गया। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि लेटर वैदिक पीरियड में मुख्य पेशा, लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो लोगों का मुख्य पेशा था कृषि। लोगों का द्वितीयक पेशा क्या था? तो द्वितीयक पेशा था व्यापार या ट्रेड। ऋग वैदिक पीरियड में मुख्य पेशा क्या था? तो मुख्य पेशा था पशुपालन। सेकेंडरी पेशा क्या था? तो कृषि। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं नदी के ऊपर, है ना, रिवर्स। रिवर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, वेद में कितने नदी का उल्लेख है? तो वेद में है 31 नदी का, 31 नदी का उल्लेख, ठीक है। वेद में कितने नदी का उल्लेख है? 31 नदी का उल्लेख है। ऋग वेद में कितने नदी हैं? टोटल वेद मिलाकर के 31 नदी है, सिर्फ ऋग वेद में 25 नदी का उल्लेख है। यमुना नदी का कितने बार उल्लेख है? 3 बार। गंगा नदी का पूरे वेद मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 1 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी का उल्लेख है। तो ये सारा क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में इस तरीके से कि गंगा नदी का उल्लेख कितने बार है? तो 1 बार। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदी का उल्लेख है? 21 नदी का। ऋग्वेद में कितने हैं? 25 नदी। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? तो ऋग्वेद का नदी सूक्त है 10वां मंडल में, और वही 10वां मंडल है जिसमें क्या है?
कहाँ गया? वहीं 10वां मंडल है जिसमें वर्ण व्यवस्था और धर्म की ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में नॉर्थ इंडिया के कितने रिवर का वर्णन है? ऋग्वेद में नॉर्थ इंडिया का 42 नदी का वर्णन है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रिवर कौन सा था? वैदिक पीरियड का बात हो रहा है, लेटर वैदिक पीरियड का नहीं। वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट नदी था सिंधु नदी। देखिए ध्यान रखिए, गंगा नदी नहीं है। ठीक है, गंगा नदी नहीं है, गंगा का सिर्फ एक बार जिक्र है। आज सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन है? तो हम लोग गंगा को मानते हैं। ठीक है, लेकिन वैदिक पीरियड में सबसे पवित्र नदी कौन था? सिंधु नदी। और सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है। दो चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो इम्पॉर्टेंट पूछता है, एक पवित्र पूछता है। तो पवित्र नदी कौन थी? तो सरस्वती नदी थी पवित्र, जो आज विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन था? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंधु नदी। ठीक है, और सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है? सरस्वती नदी को ही माता तमा, मातोतमा, देवी तमा, नदी तमा, हेलमंड बोला जाता है। महाभारत में सरस्वती नदी को ही वेद स्मृति, वेदवती और लक्षवती कहा गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वेदवती किस नदी को बोलते हैं? महाभारत में वेदवती किसको कहा गया? सरस्वती नदी को। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि महाभारत में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन देंगे वेदवती, वेद स्मृति, लक्षवती, प्लच्छवती। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपको उसको टिक आउट करना है। आगे चलते हैं। देखिए ऋग्वैदिक में गो शब्द गौ के लिए आता है, गाय के लिए। तो उसका शब्द कितना बार आया है? 176 टाइम्स। कृषि कितना टाइम आया है? 24 टाइम्स। अश्व के रूप में किसकी पूजा होती है? अश्व के रूप, अश्व मतलब घोड़ा। घोड़े पर कौन सवार रहते हैं हमेशा? देखिए सूर्य भगवान की जब भी फोटो देखेगा तो 7 घोड़े पर सवार रहेंगे और रात उनका हाथ में रहेगा घोड़े का जो डोरी होता है घोड़े के नाल का, वो रहेगा उनके हाथ में, है ना। तो ये है सूर्य, अश्व के रूप में पूजा होता है उनका। अब देखिए कुछ कुछ बोला जाता है लोगों को, जैसे अभी हम लोग जो जिस लड़की की शादी नहीं होती है उसको बोलते हैं कुमारी है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि जिस लड़के का शादी नहीं हो उसको बोलते हैं कुवारा है अभी। ठीक है, जिसकी शादी नहीं होती है लड़के को उसको बोलते हैं कुमारा है, कुमारी है ना। कुमारा है, कुमारी, ऐसे बोलते हैं। उस समय जिसकी विवाह नहीं होती थी या नहीं हुई होती थी तो उसको बोलते थे अमाजू। लड़की को कमर के नीचे पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसको बोलते थे निबी। ठीक है, कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को बोलते थे निबी। अंगूठी को बोलते थे ज्योचनी। गले का आभूषण निष्क, है ना, तनिष्क, वहीं से आया तनिष्क, निष्क, गले का आभूषण। निष्क मतलब गले का आभूषण। वही एक कंपनी है ना, तनिष्क ज्वेलर्स। जौ होता है यब, युद्धव, शुद्धव ऊन को बोलते हैं। धान व्रीहि, भिषज वैद, इसी के हैं अश्विनी। 2 सर्प और 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? जन्मेजय ने। 2 सर्प और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था कौन? जन्मेजय ने करवाया था। गंधार और ब्यास के बीच जो देश है ना, एक क्वेश्चन पूछा था कि गंधार और ब्यास के बीच में कौन सा देश था? गंधार अब तो ब्यास के बीच में था कैकेयी देश। 24 बैल द्वारा हल चलाया गया था। ठीक है, 24 बैल मिला करके हल चलाया गया था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है काठक संहिता में वर्णन में। क्यों चलाया गया था, कैसे चलाया गया था, ये नहीं सोचना है। एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि 24 बैल द्वारा हल चलाने का वर्णन किस में मिलता है? तो कठक संहिता। कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है कृषि का। अभी पढ़े थे हम लोग कि देखिए वैदिक ग्रंथ में ऋग्वेद के बाद सबसे फेमस कौन सा है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, तो
आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर।